जय हिंद एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। आज हम फिर अपना द हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। जो मेजर टॉपिक है, जो आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एज वेल एज डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो टॉपिक है। स्टार्ट करेंगे हम जो यूपी का बजट है, देखते हैं ये यूपी का अभी तक का सबसे हाई पेड बजट है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इसके बेसिक फीचर है। ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के लिए है और जो स्टेट पीसीएस यूपी का दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे कि अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी हैं, उन्होंने बोला है कि जो लॉर्ड राम का टीचिंग है दैट इज़ वेरी मच रेलिवेंट स्टिल फॉर द their population those belong from the Hindu community and overall Indian community। तो जीएस पेपर 2 में जो आईआर का सेक्शन है इंडियन डायस्पोरा, यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। एक दो पॉइंट इसका यूज कर सकते हैं कि द पीपल टू पीपल कांटेक्ट के रिस्पेक्ट से। यहाँ पे हम देखेंगे यूएस के साथ अभी भी हमारा बातचीत चल रहा है, जैसे न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो पावर जनरेशन है। तो इंडिया यूएस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। फिर आगे भी इस पे एक और आर्टिकल है, उसको भी देखेंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री को। उन्होंने बोला कि इंडिया का जो फिजिकल डिसिप्लिन है वो रिजिड स्टैट्यूटरी फिजिकल टारगेट नहीं है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज इसकी जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुकी है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो भारत रत्न दिया गया अभी दो लोगों को, तो वो देखेंगे कि क्या वो जो पास्ट में जो ट्रेंड चल रहा है उसी का वो कंटिन्यूएशन है कि डिफरेंस है। तो हम देखेंगे आज के एडिटोरियल में इन्होंने बोला है कि वो तो ट्रेंड ही शो करता है, क्योंकि वो जो पॉपुलर सोवर्निटी है, जो एक मेजॉरिटी की डिमांड होती है, उसी के अनुसार वो देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। ये सैनिटेशन मेडिकल, जो सैनिटेशन स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है, वो कितना इफेक्टिव है, क्या उसका हिस्ट्री है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस किस एरिया में वो है, उसका काफी डिटेल एनालिसिस है। तो जीएस पेपर 2 के रिस्पेक्ट से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिन फीन इन द नॉर्दर्न आयरलैंड इज द सिग्निफिकेंट इन इटसेल्फ। ओके, तो एक नए प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ की ईरिस रिवोल्यूशनरी आर्मी रही है, वो पहले रिवोल्यूशनरी एक तरीके से एक्टिविटी में थी, और खासकर वायलेंस ट्रबल सो मच के वो था वहाँ पे। तो उसके जो लीडर हैं उनको फर्स्ट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया, जो हेड होते हैं वहाँ के। तो वहाँ का डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, देखते हैं वो क्या डेवलपमेंट है। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक मॉडल इम्प्लीमेंट हो रहा है, जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन्स को एक साथ लाके उनके द्वारा कुछ प्रोड्यूस कराया जा रहा है, और वो आंगनबाड़ी के थ्रू चिल्ड्रेंस, बच्चों और उनकी लैक्टेटिंग मदर है उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये आज हमारे मुख्य टॉपिक रहेंगे जो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज से। फ्रंट पेज पे कोई खास न्यूज़ तो नहीं है, और फ्रंट पेज पे ये जो कंटिन्यूटी में है छत्तीसगढ़ में, कि यहाँ पे वोट ऑफ ट्रस्ट है, पास हो गया है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड अलायंस है उनको 47 सीट मिला है। टोटल जो सीट्स थे वो 80 है, 80 में 41 पाना था, 41 की जगह पे इन्हें 47 मिला है। अपोजिट जो अगेंस्ट है वो 29 है। तो इसमें देखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ इनके नंबर्स हैं वो कैसे, 27 एमएलए ऑफ द जेएमएम, 17 जो है वो कांग्रेस के हैं, फिर जनता दल के एक और कम्युनिस्ट पार्टी के एक हैं। यहाँ पे जो अपोजिशन में है 25 बीजेपी के हैं, फिर 3 ये ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, फिर अजीत पवार की जो पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसको एक सीट। तो ये टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ वोट्स है वो है। एक और काफी डेवलपमेंट देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में जो चल रहा है, क्या कहें, खेला चल रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा सीट जो मेंबर्स थे इलेक्टेड हुए थे वो आप प्लस कांग्रेस थे, लेकिन वहाँ पे मेयर बीजेपी ने बना लिया। तो इसको लेके
वहां पे जो चल रहा था, कैसे वोट को डिफेस किया, इनवैलिडेट किया, उसका वीडियो देख के इन्होंने बोला है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है। जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर बिहेव कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट गेव द बीजेपी विक्ट्री, एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है इट इज ऑब्वियस दैट ही हैज डिफेस्ड द बैलेट, दिस मैन हैज टू बी प्रोसिक्यूटेड, ही इज द मर्डरिंग द डेमोक्रेसी। तो ये आजकल हो रहा है, कुछ भी हो सकता है अगर आपके पास मेजॉरिटी हो, पावर हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे लिए रेलिवेंट है, जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से है, और ये वाली तो स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से है। तो इसमें देखते हैं कि यूपी की गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है वो 7,36,000 करोड़, 7,36,000 करोड़ का है। कुछ फीचर्स देखते हैं जो इनमें देखा गया है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये जाने कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सुरेश खन्ना जी हैं, ठीक है। फिर इन्होंने सबसे जो बेहतरीन दिया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 2 लाख करोड़, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। फिर इन्होंने कहा है कि 27,000 करोड़ जो दिया है उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया है। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यूपी की जो हेल्थ सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी उसकी इश्यू है, वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर्स अभी उतना डेवलप नहीं है। फिर देखिएगा यहाँ पे 1,000 जो है फ्लाईओवर बनाने के लिए, ताकि कंजेशन कम किया जा सके, ट्रैफिक काफ़ी है। किसी भी सिटी में आप चले जाइए, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, वहां पे ये इश्यू आपको देखने को मिलेगा। फिर इन्होंने 2,000 करोड़ जो दिया है पावर कट जो समर्स में होते हैं, गर्मियों में होते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए। तो अभी तक का ये बिगेस्ट एवर बजट है, अगर स्टेटमेंट में दिखे तो यस सही है। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द यूपीपीसीएस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम लेंगे वो ये है, क्वाड से रिलेटेड है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वाड की हिस्ट्री क्या है। क्वाड स्टार्ट जो बातचीत होनी स्टार्ट हुई थी वो 2005 से 7 के बीच में काफी इंटेंस बात हो रही थी, लेकिन उसी समय ईरान और नॉर्थ इंडिया के साथ डील चल रहा था यूएस का, उसमें बीजिंग भी था, चाइना भी था, जो इसको मतलब मीडिएट कर रहा था। तो वहां पे यूएस को लगा कि अब भी क्वाड को लेके हम लोग तेजी करें, क्योंकि उस समय इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया काफी एनर्जी में थे, इंथुजियास्टिक थे। तो यहाँ पे अगर लगा यूएस को कि अगर अगर बीजिंग को थोड़ा भी ये लगे कि ये यहाँ पे कोऑपरेट नहीं हो पाएगा, अगर उसको लगे कि हमारे खिलाफ ये लोग अलायंस बना रहे हैं, तो बीजिंग ने यूएस को प्रेस किया। यूएस ने इन तीनों कंट्री को बोला, इंडिया को बोला कि प्लीज इसको ज्यादा इस पे फोकस नहीं कीजिए। तो वो उस समय उसको बंद बस्ते में चला गया। फिर दोबारा हम देखते हैं कि 2017 के बाद फिर से आया, जब चाइना का एग्रेशन, एक्सटॉर्शन स्टार्ट हुआ है पैसिफिक सी में, इंडियन ओशन में, उसके बाद इसको रिवाइव किया गया है। इंडिया और जो यूएस के बीच में अभी चल रहा है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे डील चल रहा है, तो इसको याद रखिएगा कि वी आर डीलिंग। एंड रायसेना कॉन्फ्रेंस जो है इंडिया की लीडरशिप में हो रहा है, और कौन ऑर्गेनाइज करता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये मिलके इसको लीड करते हैं। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, रायसेना कॉन्फ्रेंस, इट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया, दिस क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी you should remember, and when this quad started, this is the context. ये काफी अच्छा आर्टिकल है। इंडियन डायस्पोरा जीएस पेपर 2 में भी यूज कर सकते हैं, एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, सोसाइटी में भी यूज कर सकते हैं, हिस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री क्या है कि इंडियन इंडेंचर्ड लेबर को जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके लोगों ने ले गया था फिजी में 19th सेंचुरी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास लेबर की कमी थी, प्लांटेशन में लेबर की जरूरत होता है। तो इंडियन एक चीफ था, पैसा नहीं देना पड़ता था, स्लैब के जैसे ले गए थे। तो जब उनको ले जा रहे थे तो काफी दिक्कत, उस समय शिप में जाने में काफी टाइम लग जाता था, और उनको भेड़ बकरियों की तरीके से ले जाया जाता था। तो वो लिखा कि जब जा रहे थे तो काफी दुखी थे, तो उनको ये समझाया जाता था कि राम जी भी गए थे 14 साल के लिए वनवास, तो आप लोग भी जा रहे हैं, एक दिन आप वापस घर पे जाएंगे, राम जी के जैसे दुख सह रहे हैं जैसे राम जी ने सहा था। तो रामायण काफी रेलिवेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, इनको काफी सोलेस देता है। और ये जो इंडियन इंडेंचर्ड लेबर है, इनको क्या कहा जाता है, गिरमिटियाज। गिरमिटियाज प्लीज याद रखिएगा, गिरमिटियाज, ये वाली वर्ड इंपॉर्टेंट है, गिरमिटियाज, गिरमिटियाज। ओके, तो उनको ये कहा जाता है। तो ये यहाँ के डिप्टी
प्राइम मिनिस्टर है। अब इंडियंस भी बन जाते हैं कई बार प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी बिमन प्रसाद है, इंडियन ओरिजिन है। तो वही इन्होंने कहा कि इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप एथिक्स में, एसए में, जीएस पेपर 1 में, इंडियन डायस्पोरा में, इसमें सब में यूज कर सकते हैं। ये मैप है फिजी का। तो ये देखिएगा, ये पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के जो बीच में ये है, इधर यूएस है, वो पृथ्वी के उधर है तो दिख नहीं रहा है आपको। थोड़ा सा पृथ्वी को घुमा सकता हूँ क्या? नहीं घुमा सकता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, तो प्लीज इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द फिजी हियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे, यस देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज है। यस अगेन ये यूएस से ही रिलेटेड है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है वो अभी 2010 में ही इसका डीलिंग, मतलब जब ओबामा गवर्नमेंट था तभी से हम लोग देख रहे थे कि फाइनल था। तभी एक डील हो गया था कि यूएस जो है वो कोवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में, वहां पे 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट ये बनाने वाले हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई। अभी जो टेक्नोलॉजी हो गई है स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर्स टेक्नोलॉजी, लेकिन ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। क्योंकि क्या इश्यू है, इंडिया यूएस के न्यूक्लियर कोऑपरेशन, जो पावर कोऑपरेशन है, सबसे बड़ा इशू ये एक्ट है, सिविल लायबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ये बोलता है कि अगर कोई डैमेज होता है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा लोगों को, जो आसपास के लोग, अगर डेथ होता है या कुछ भी होता है। तो यहाँ पे कि इंडिया देगा कि यूएस देगा। यूएस की कंपनी बना रही है, बनाने के बाद इंडिया की कंपनी को देगी और इनको संभालना है। तो इंडिया कह रहे हैं कि बनाया आपने है तो आप दीजिए, ये कह रहे हैं कि जब संभाल आप रहे हैं तो आप दीजिए, हम तो बना के चले गए। तो इंडियन कंपनी का नाम है नेशनल पावर कोऑपरेशन इंडिया लिमिटेड, और जो यूएस की कंपनी है वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी, तो WEC। सो ये यहाँ पे मामला अभी अटका हुआ है, प्लीज याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे लिए रेलिवेंट है, यहाँ पे इकोनॉमिक फिनेंस सेक्रेटरी ने बोला है कि जो हमारा ईज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई का डिसीजन है। ईज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आरबीआई अपना जो लोन देने का इंटरेस्ट होता है 6% से कम करके 3% कर देगा। मतलब अगर 3% कम कर दे इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक में लोन का रेट कम हो गया तो हर आदमी सोचेगा मकान बनवा लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अब 100 रुपए पे 3 ही रुपए देना है, जनरली 6 रुपए देना होता था। तो सबको लगेगा कि कम है, ईएमआई भर देंगे, एक साल में 6 रुपए 3 रुपए जो भी है। ज्यादा होता है तो लोग उधार नहीं लेते हैं, लोन नहीं लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है, बैंक भी जब आरबीआई का रेट कम होता है तो ज्यादा लेती है। अब ज्यादा जब लोन लेंगे तो मार्केट में पैसे ज्यादा आएंगे। अब मार्केट में पैसे जब ज्यादा आएंगे तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे। अब सबके पॉकेट में पैसे हैं तो सोचेगा थोड़ी कुछ खरीदने में, उसको जो मन करेगा वो खरीद के खाएगा, जहाँ खर्च करेगा वो करेगा। ये आरबीआई है। अब आरबीआई ने इंटरेस्ट कम कर दिया, ये बैंक्स है, बैंक्स आके इससे ज्यादा ले जाएंगे। अब बैंक से क्या, आम जनता जब ये सस्ता लोन ले रहा है तो सस्ता इनको भी तो देगा। 3 रुपए लिया तो अधिक से अधिक 4 रुपए लेगा। पहले 10 रुपए था, एक्स्ट्रा रुपए जो देना पड़ता था 100 रुपए पे, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब इनके पास ज्यादा हो गया तो ये कहेंगे चलो मकान बनवा लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं। तो ये जब जाएंगे मार्केट में तो अब मकान बनवाना है तो गिट्टी सीमेंट सब खरीदेंगे, अगर बाइक खरीदना है तो वो खरीदेंगे। तो मार्केट में भी पैसे ज्यादा आएंगे, डिमांड ज्यादा होगा, तो फिर कंपनियां अपनी एक मशीन की जगह पे 2 मशीन लगा लेगी, 2 मशीन की लगाएगी तो लेबर की जरूरत होगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो जब भी मॉनेटरी ईज होता है तो क्या होता है, पैसे बाजार में ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन्फ्लेशन भी आ जाता है। अब लोगों के पास ज्यादा है तो अब वो कहेगा कि 50 की जगह पे 55 दे दो तो भी लोग लेंगे। तो बैलेंस करना पड़ता है कि इंप्लॉयमेंट भी बढ़ा ले और इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने दे। तो एक को नहीं बढ़ने देना, एक को बढ़ने देना, लेकिन मार्केट में पैसा आएगा तो दोनों बढ़ेगा। तो थोड़ा सा आरबीआई को वो बैलेंस करना होता है। तो इसी की यहाँ पे बात हुई है। फिर थोड़ा सा ये आपने देखा ही है कि ये वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। अगर पूरे 12 महीने का बजट का पैसा ये निकाल ले तो निकालने का परमिशन मिल जाए तो उसको बजट कहते हैं। अगर उन्हें सिर्फ 2-3 महीने का पैसे निकालने का परमिशन, याद रखिएगा पैसे निकालने का परमिशन होता है, वो वोट ऑन अकाउंट होता है। फिर तो इंटरिम बजट क्या होता है, इंटरिम बजट होता है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए
पूरा अपना प्लान नहीं देते हैं, कुछ प्लान देते हैं क्योंकि उनको लगता है 2-3 महीने बाद कोई और गवर्नमेंट आएगा तो वो होगा। तो कहीं ना कहीं वो टर्न अकाउंट और इंटरिम बजट एक ही जैसे लगता है, लेकिन वो टर्न अकाउंट सिर्फ पैसा निकालने का परमिशन है, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर और जो टैक्स, ऑल जो रिवेन्यू रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, सब है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे लिए रेलिवेंट है कौन सा है, यस ये कि अब चीटिंग चीटिंग काफी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम में काफी कुछ देखने को मिलता है, कभी स्टेट पीसीएस में, कभी एसएससी लेवल पे। फिर क्या होता है कि पेपर कैंसिल हो जाता है, बच्चों को एक सेंटिमेंटल झटका लगता है, फिर उसमें प्रोसेस में एक मेंटल स्ट्रेस होता है, इसको लेके काफी दिक्कत होती है। तो इसके लिए इन्होंने एक कानून ही लाया और कानून में इन्होंने बोला है कि काफी टफ सजा होगा, 3 साल तक जेल जा सकते हैं जो लोग पेपर लीक कराएंगे या आंसर की लीक कराएंगे, कुछ भी अगर इससे रिलेटेड है तो 3 साल और 1 करोड़ तक का फाइन की भी बात हुई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक कि बढ़ा के 5 साल तक कर सकते हैं, 5 ईयर्स तक का भी यहाँ पे बात बोला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर इन्होंने बोला कि इसका नाम क्या है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल, और जब ये पास हो जाएगा, कंसेंट मिल जाएगा तो एक्ट हो जाएगा। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, बिल है, काफी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव। ग्रेमी अवार्ड यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शक्ति एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस था, वो जो एल्बम बना था उसका नाम था यस दिस मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इनको उन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर द, ठीक है, तो इनमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, 5 म्यूजिशियन थे, शंकर महादेवन थे, गणेश राजगोपालन थे, उस्ताद जाकिर हुसैन आप सभी लोग जानते होंगे, वी सेल्वा गणेश और राकेश चौरसिया जो हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाते थे उनके ये बेटे हैं। एक चीज और है कि जो ये उस्ताद जाकिर हुसैन है, उनको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल परफॉर्मेंस का भी मिला है पास्तो के लिए। ठीक है, तो एक बार नेम देख लीजिए आप लोग, पास्तो इसका भी म्यूजिक एक बार आप सुनिएगा। ठीक है, और ये पास्तो और ये किसका पार्ट है, एज वी स्पीक, इसके लिए इनको बेस्ट कॉन्टेम्पोरेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम का अवार्ड मिला है। तो आपको क्या रखना है, ये 5 लोगों का नाम याद रखना है कि शंकर महादेवन फेमस है, 3 ही लोगों को थोड़े से कम फेमस है, जैसे गणेश राजगोपालन है नहीं फेमस है, वी सेल्वा गणेश है, ये 2 लोगों को याद रखिएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का तो आप लोग वो तबला वाला चाय का एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा तो याद ही होगा। ठीक है ना, फिर राकेश चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया इनके पुत्र हैं तो आपको याद ही रहेगा, सिर्फ इन 2 लोगों का नाम रखे ना तो काम आसान हो जाएगा। फिर आपको ये जो है शक्ति तो याद रहेगा, यहाँ पे ये पास तो नहीं याद रहेगा, तो पास तो याद रखिएगा, एज वी स्पीक ये याद रखिएगा। ठीक है ना, दिस मोमेंट, तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज लेते हैं कि सीबीएसई और स्कूल टू प्रिपेयर फॉर द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, एक नया तरीका है इवेल्युएट करने का बच्चों को, कि बच्चों को 6 से 7, 7 से 8, 9 से 10 भेजना है कि नहीं, ये क्लास 9 से 10 के लिए है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि क्रेडिट सिस्टम देंगे, कि इतना प्रेशर एग्जाम का नहीं रहेगा, सभी चीजों पे लेके एक एक क्रेडिट लेंगे, और क्रेडिट जो 5 सब्जेक्ट पे होगा वो 40 तक जाएगा। 2 लोग अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं उनका 54 तक जा सकता है। तो क्रेडिट बेस्ड होगा और उससे इवेल्युएट करेंगे कि बच्चा अगले नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार है कि नहीं, तो स्किल भी चेक करेंगे। तो ये काफी इफेक्टिव लग रहा है, ऐसा देख के तो लग रहा है, देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। बोला कि बाद में इसमें 10 सब्जेक्ट कर देंगे, अभी तो 5 है, 10 सब्जेक्ट में क्या ऐड होने वाला, जो नेक्स्ट 5 है, एक कंपल्सरी 3rd लैंग्वेज करेंगे। फिर इन्होंने बोला कि इंटर डिसिप्लिनरी एरिया में भी एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे, हेल्थ एंड आर्ट एजुकेशन, स्किल रिलेटेड सब्जेक्ट, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से रिलेटेड है, लॉर्ड जगन्नाथ। तो लॉर्ड जगन्नाथ का मतलब होता है द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ये मंदिर कब बना था, ये रथ यात्रा निकलता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा हमेशा। ठीक है, ये मंदिर बनाया था 12th सेंचुरी, 1112 से लेके 1132-33 का पीरियड है। और जो इसके रूलर है वो स्टोन गंगा डायनेस्टी, तो स्टोन गंगा डायनेस्टी याद रखिएगा। इसके जो रूलर है अनंत वर्मन चोड़ा गंगम इनका नाम है। ठीक है ना, तो इन्होंने बनवाया है।
तो ये आप याद रखिएगा, जो जगन्नाथ टेम्पल में डीटी है वो सिबलिंग्स है, भाई बहन है। तो सबसे जो मेन डीटी है लॉर्ड जगन्नाथ ही है, उनके एक भाई हैं बलभद्र, एंड जो उनकी बहन है सुभद्रा। तो ये तीनों लोगों का उसमें है। और इसका यूनिक चीज ये है कि यहाँ पे जो डीटी है, लाइक द ह्यूमन, जैसे हम लोग होते हैं, आइडियल्स अंडरगो ये प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल चेंज। जैसे हमारा चेंज होता है ना कि हम एक कद से ये कद पे आ जाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट चेंजेस होते हैं, वो उनमें भी होता है। एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेट ऑफ आइडल्स। बदल जाता है मूर्ति वहाँ पे। जनरली आप देखिएगा हर मंदिर में मूर्ति नहीं बदलते हैं, यहाँ पे हम मूर्ति बदल देते हैं, ठीक है। और जो भगवान होते हैं वो खुद घर से बाहर आते हैं साल में 2 बार दर्शन देने के लिए। तो इनको मूल विग्रह कहते हैं इस चीज को, ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यस, काफी ये न्यूज पे रहता है सैनिटेशन। मोदी जी का एकदम फेवरेट ये स्वच्छ भारत मिशन, इसको लेके इन्होंने मोदी जी का काफी ये क्या कहते हैं कि सिग्नेचर प्रोग्राम है। तो इसका ये बता रहे हैं कि क्या क्या इसकी हिस्ट्री है, कैसे कैसे ये इसका इम्पैक्ट रहा है। पहली बात ये स्टार्ट करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 6 है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर रहे हैं। टारगेट है 2023 तक हमने 17 टारगेट किए हैं, इनको अचीव करना है। 6ठे नंबर पे हमने सैनिटेशन को रखा है। पहले दूसरे पे आपको पता ही है पॉवर्टी, हंगर, फिर एजुकेशन, फिर हेल्थ, ये सब है। 6ठे पे सैनिटेशन है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि स्टार्ट कब हो गया था। स्टार्ट जो सैनिटेशन प्रोग्राम था सब्सिडाइज, हाईली सब्सिडाइज स्टार्ट हो गया था 1986 में। यहाँ पे 1986 याद कीजिए कौन होगा, राजीव गांधी थे, ठीक है ना। तो नाम क्या था, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। ओके, द टोटल सैनिटेशन कैंपेन, इसका नाम चेंज करके 1999 में रख दिया टोटल सैनिटेशन कैंपेन, और इसमें थोड़ी सब्सिडी कम कर दी, ठीक है। बाद में इसका न्यू नाम आया, जब मोदी जी आए तो इन्होंने कहा स्वच्छ भारत मिशन बना देते हैं। मिशन का इम्पैक्ट काफी अच्छा है। जो अभी तक गवर्नमेंट का डेटा है कि 39% 2014 में था, और अभी 100% है सैनिटेशन कवरेज ऑफ द कंट्री। ओके, एंड जो फेज 2 में 2019 से स्टार्ट किए हैं, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे हो गया ना, पहले हम टॉयलेट बनवा रहे थे, अब कह रहे हैं कि जो टॉयलेट से बाहर निकल रहा है उसको भी ट्रीट करेंगे, तो एक हायर लेवल पे हो गया ना। पहले तो लोग टॉयलेट का ही यूज नहीं कर रहे थे। खुले में मजा आता है, ऐसा है कॉन्सेप्ट। अभी भी गाँव में आप जाइएगा कहेंगे कि बाहर जाके एकदम हवा पूरा मजा लेके एकदम आप पीस मिलता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो अभी भी कुछ इसको बिहेवियरल चेंज कहते हैं, वो अभी भी कई लोगों में नहीं बदल पा रहा है। तो इन्होंने ये बोला है कि 2012 में 59% रूरल हाउस होल्ड थे, उनके पास टॉयलेट का एक्सेस नहीं था, और 4% जिनके पास था वो जाते नहीं थे, टॉयलेट का यूज नहीं करते थे। तो कारण क्या था, नॉट हैविंग एनी सुपर स्ट्रक्चर, की पूरा जो बना हुआ था टॉयलेट वो सही से बना नहीं था, किसी में दरवाजे नहीं थे तो किसी में छत नहीं था, ठीक है। फैसिलिटी मैल फंक्शनिंग, जैसे कि वहां पे जो था कि जो नीचे पिट होता है वो भर गया था, या पानी का जो वहां पे टैप नहीं था, या दूर से पानी लेके आना पड़ता था, बाहर निकलने का वो उसका जो रास्ता जैम था, कुछ ऐसे ऐसे था, मैल फंक्शन था। और तीसरा कारण था अनहाइजीनिक, अनक्लीन, मतलब कि वहां पे घुसने का ही मन नहीं करेगा, इतना गंदा रहता है, मतलब अनक्लीन भी कारण था। और जो लास्ट था पर्सनल रीजन की मुझे मजा ही नहीं आता है, हमको बाहर जाना है, तो ये सब रीजन थे। फिर आगे उन्होंने कहा है कि बिहार, गुजरात और तेलंगाना का कंपेयर किया है एमॉन्ग जिसके पास था, और उनमें बिहेवियरल क्या था, 59% था, 59 में से 38% हाउस होल्ड और 50% गुजरात में। उन्होंने कहा कि उन ऐसे जैसे इतने घरों में था, और इसमें से 38% घरों में ऐसा एक आदमी जरूर था जिसको टॉयलेट जाना अच्छा नहीं लगता था। समझे आप कि मतलब 100 में से 59 घरों में टॉयलेट बना दिया था। अब इन जो 59 लोग हैं, 59 लोगों में 38 घर ऐसा था जिसमें एक आदमी, मतलब 6 लोगों का परिवार है, कम से कम एक आदमी या 2-3, 6 के 6 हो जाते सकते हैं कि है हमारे वहां, लेकिन मजा नहीं आता है, ये वाले लोग थे। गुजरात में भी ऐसा देखा था। फिर इन्होंने बोला है कि गुजरात में 50% बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उसको तो डेवलप स्टेट मानते हैं ना। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट दाहोद से ये सर्वे किया गया था, वहां पे पानी का ही एक्सेस नहीं है। सोचिए, जो हमारा सबसे डेवलप्ड है,
जो हम कह रहे हैं कि ये से लंदन से भी आगे, एकदम सबसे आगे है, लंदन, पेरिस, अमेरिका सबसे आगे है, उसमें उस डिस्ट्रिक्ट में पानी का एक्सेसिबिलिटी का इश्यू था, तो ऐसा इन्होंने बोला है। फिर आगे उन्होंने बोला कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 27% ऑफ द हाउस होल्ड इन द सर्वे एंड 61% इन द बंगाल डिडंट हैव देयर ओन टॉयलेट। मतलब टॉयलेट को ऐसे भी काउंट किया गया कि किसी पास में भी टॉयलेट है ना, तो इसको काउंट कर लिया गया कि हाँ इनके पास एक्सेस है। तो 100% दिखाने के लिए कुछ ऐसे भी किया गया है। नेक्स्ट इनका जो आ रहा है वो आ रहा है कि सोशल नॉर्म्स ऑफ द प्योरिटी में डिस्यूड देम फ्रॉम द यूजिंग द टॉयलेट। जो होता है ना प्योरिटी इम्प्योरिटी की, अरे ये तो मतलब टॉयलेट घर के अंदर, मतलब उनको लगता है कि वहीं पे वो मतलब कैसे, मतलब होता है ना इनप्योर है, तो उनको ये नहीं पता कि अरे वो ऊपर नहीं है, वो नीचे चला है। उनको लगा कि घर से दूर कहीं से सुगंध भी नहीं है, उतना दूर जाके हम करके आएंगे। तो वो मेंटालिटी है कि प्योरिटी इम्प्योरिटी, उसका चक्कर है और उसका काफी इम्पैक्ट है। उन्होंने कहा कि ये हायरार्किकल है, नीचे तक जाता है। तो ये नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे का जो है उसका ऑब्जर्वेशन इन्होंने यहाँ बताया है कि ओनली 85% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन यूज सेफ, फंक्शनल एंड हाइजेनिक टॉयलेट। ठीक है, और उन्होंने कहा कि द सर्वे थ्रो अस द मेजर इशू दैट द लेफ्ट आउट हाउस होल्ड एंड द टॉयलेट्स अनयूज्ड फॉर द डिफिकेशन। तो वहां पे भी है कि गवर्नमेंट एक बार तो बना ली, लेकिन उस पर नहीं ध्यान देती है कि अच्छा वहां पे जो पिट है उसको भी साफ करवाने का एक जिम्मे उठा ले, या जो लेफ्ट आउट उसमें जो टूट गया हो स्ट्रक्चर उसको सही करवा दे। तो ये सब इन्होंने रीजन बोला कि दोबारा उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। यहाँ पे बोला कि हाउसहोल्ड साइज एंड सोशल नॉर्म, इकोनोमेट्रिक मॉडल, इन्होंने जो भी मॉडल बोला है क्या है ये नहीं है, इन्होंने ये बोला इस मॉडल में along with the economic condition the टॉयलेट यूज डिपेंड ऑन द हाउस होल्ड साइज। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक क्लास देखेंगे, अगर साइज और जैसे घर में 12 लोग हैं, एक टॉयलेट है, तो वहां नंबर लगाना पड़ता होगा ना। तो कोई सोचेगा कि क्या नंबर लगाया, आधे घंटे चल के बाहर से ही जल्दी से अपना रिलैक्स होके आते हैं। तो दिस इज द दैट कि ऊपर से बोला है कि ओवर क्राउडिंग एंड सोशल नॉर्म्स प्रिवेंट द हाउस होल्ड मेंबर्स फ्रॉम यूजिंग द सेम टॉयलेट। की नहीं होता कि अरे वो हायरार्की कि हम ऊपर हैं, प्योर हैं, हम जैसे वेज नॉन वेज वाला इम्प्योरिटी हो जाती है ना, आप खाते हैं आप नहीं खाते हैं तो हम प्योर, हम आप कम प्योर। यहाँ पे भी होता है कि आप घर में करते हैं तो ये लोग थोड़े से इनप्योर है, हम बाहर जाते हैं तो ज्यादा है, हमारा ज्यादा स्टेटस हो गया। इसको लेके भी काफी यहाँ पे खेल खेला टाइप का चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोला है कि एक्सेस टू द टॉयलेट वाज हाईएस्ट फॉर द अपर कास्ट एंड द लोवेस्ट फॉर द शेड्यूल कास्ट। 97 95 है, ज्यादा नहीं है टॉयलेट का एक्सेस ऐसे देखे, लेकिन जो ह्यूज परसेंटेज हो रहा है वो लोअर कास्ट में ज्यादा हो रहा है। अपर कास्ट को प्योरिटी दिखानी है तो वो कम यूज करते हैं अभी भी। Okay, so phase 2 was the doesn't seems to have given enough thought to the social engineering। तो ये क्या है कि आप थोड़ा सा ये भी देखिए ना, सोशल माइंडसेट क्या है, बिहेवियर क्या है, उसको भी चेंज कीजिए, सिर्फ बनवाने से काम नहीं चलेगा। तो फेज 2 में इनको ध्यान देना चाहिए था। तो यही लास्ट में बोला कि कंसर्टेड एफर्ट अगर लगाया जाए कि बिहेवियर चेंज लाया जाए, जो सोशल नॉर्म्स है वो बदला जाए, ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए कि जिसका दरवाजा नहीं है, छत नहीं है, टूटा हुआ है। आप पंचायत में देखे भी होंगे, उसमें दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं कि इनका तो सीट लगा दिया तो ऊपर दरवाजा नहीं लगाया। तो ये कंडीशन रियलिटी में भी है, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट। सेकेंड जो हम लोग लेंगे वो मैल न्यूट्रिशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसमें आप जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रोल हो सकता है। जीएस पेपर 3 के भी पर्सपेक्टिव से देखिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे किया जा सकता है। तो ये इन्होंने दिया है कि एक यूपी गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चल रहा है उसका कोलैबोरेट करके इन्होंने क्या किया कि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं सेंटर पे 20 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया, बोला कि आप लोग खाना तैयार कीजिए जिसमें न्यूट्रिशन सब कुछ बैलेंस करके आप बच्चों को दीजिए। जो आईसीडीएस के अंडर में प्राइमरी स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं या उनकी मदर्स होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, तो उनको देते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का हम चला रहे हैं, तो उसके अंडर में कहा कि ऐसे खाना भी उन्हें मिल जाएगा और आप लोगों को जॉब भी मिल जाएगा, और हम लोग टेस्टिंग यहाँ पे लेबोरेटरी में टेस्टिंग का भी प्रोविजन है। तो फोर्टिफाइड एंड न्यूट्रिशियस फूड
तो प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स एंड द चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं एकदम, उनके लिए ये तैयार किया जा रहा है। आईसीडीएस में हम उन्हीं का ख्याल रख रहे हैं। तो उन्होंने देखा काफी सक्सेसफुल था, 4,000 औरतों को वो जॉब भी मिला, 1,20,00,000 बच्चों को इन्होंने बेनिफिट भी दिया है इसके अंडर में। इसका जो अप्रोच है, जो एक्सपेंशन है, 43 डिस्ट्रिक्ट तक अभी तक पहुंच गया है, तो काफी सक्सेस है। इसको ये बोल रहे हैं कि दूसरे इंडिया लेवल पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि क्या क्या ये प्रोवाइड कर रहे हैं, कि मशीनरी दे दिया, रॉ मटेरियल एंड वीट ऑन द सब्सिडाइज रेट, तो इन्होंने ये प्रोवाइड कराया। तो आगे ये बात कर रहे हैं कि यस दिस नॉट ओनली प्रोवाइड द दिस विटामिन, दिस इज प्रोवाइडिंग द a way by that we can create the more education and more number of the jobs for the women's as well as the healthy development of the children. Okay, तो यहाँ पे बोला कि दिस है द कोलेबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, और यूटिलाइजेशन ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड फॉर द आईसीडीएस। तो यही बात हम लोग अभी कर रहे थे, ये रिपीटेशन है सेम चीज का। टेस्टिंग की बात कर रहे थे अभी हम लोग, लेबोरेटरी होगा, टेस्ट करेगा, तब उसको डिलीवर करेगा आंगनवाड़ी को, आंगनवाड़ी बच्चे और मदर्स तक उसको देंगे, फिर बच्चे लाके घर पे बढ़िया से एकदम खाएंगे। इन्होंने, हाँ ये सब है, क्या क्या इनमें दे रहे हैं, जैसे कि बेसन का बर्फी, खूब अच्छा ऐसा चीज है कि उनको मजा भी है एकदम, कि घर पे भी ले जाके, ऐसा नहीं है कि दाल चावल तुरंत खाना है तुरंत खत्म करना है, ये बाद में भी टेस्टी लगेगा। कुछ होता है ना कि अगर ठंड गर्म हो तो अच्छा लगेगा, ठंड हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, ये काफी अच्छा व्यवस्था है, इसमें घर ले जाके भी खा के अच्छा लगेगा। फिर इन्होंने कहा कि ऐप बेस्ड सोल्यूशन है इसका, कि ट्रैकिंग जैसे और इसको इम्पैक्टफुल बनाना है। तो इन्होंने कहा कि ट्रैक होम राशन प्रोडक्शन, डिलीवरी स्टेटस एंड द वैल्यू चेन को भी करके इसको और इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि दिस आल्सो हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। इसमें हम एनजीओ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी कर रहे हैं, बच्चे और टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, और इसकी स्केलेबिलिटी भी है कि नेशनल लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये दिस टॉक्स अबाउट ऑल, मतलब आप इसको जीएस पेपर 2 में काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एक बहुत कंबाइंड है, कहीं पे भी यूज हो सकता है। ये नेक्स्ट जो न्यूज हम लोग ले रहे हैं, दिस इज द एडिटोरियल विद रिस्पेक्ट टू द आयरलैंड में। अभी देखते हैं कि वहां पे लीडरशिप चेंज हुआ है, और जो लीडर है इंडियन रिपब्लिकन आयरिश रिपब्लिकन आर्मी है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसके सूर्य सेन वाली थी, वो तो हमारा एकदम काफी शानदार कहानी है सूर्य सेन की, हम लोग उसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आयरिश रिपब्लिकन आर्मी है, पहले ये वहाँ पे वायलेंस में भी इन्वॉल्व थी, और ये सब पीरियड जो केवोस था वहाँ पे, उस पीरियड को ट्रबल कहते हैं। तो इस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला है, और यस देयर इज द चांसेस दैट देयर कुड बी द ये हो सकता है कि नॉर्थ आयरलैंड और साउथ आयरलैंड का एक बार इंटीग्रेशन की बात जो हमेशा चलती है, जिसके लिए लड़ाई चल रही है, वो हो सकता है। तो देखिएगा नॉर्थ आयरलैंड कौन सा है, नॉर्थ आयरलैंड ये है जो यूके के साथ है अभी भी, एंड साउथ आयरलैंड ये है जो सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन है। दिस हैज नथिंग टू डू विद द यूके। यूके में ये आते हैं, इंग्लैंड आएगा, दिस नॉर्दर्न आयरलैंड आएगा, स्कॉटलैंड आएगा, ठीक है, और वेल्स आएगा, ठीक है, ये लोग आते हैं। तो आपको बस ये थोड़ा ऊपर ऊपर जानिए कि प्रीलिम्स पूछ ले तो आपको पता हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, भारत रत्न दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है। उन्होंने काफी कुछ किया, ऐसा ये बोल रहे हैं कि यस पहले भी ऐसे ही लोगों को दिया जाता था कि जो हीरो बने हो, तो ये हीरो बने थे जब रथ यात्रा था। पॉपुलर सोबरनिटी, पॉपुलर आपने क्या किया नहीं मैटर किया, पॉपुलर एक मेजॉरिटी आपको सपोर्ट कर रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, पॉपुलर सोबरनिटी। यहाँ पे इन्होंने बोला है पॉपुलर सोबरनिटी इनके पास था। तो एक लेवल पे मोदी जी को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को ऊपर तक ले गए आडवाणी जी ही है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि यस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाद में जब फेवर दे दिया तो और इनका लीगल वो हो गया, जब वो वर्डिक्ट उनके पक्ष में चला गया। तो दिस इज ऑल अबाउट, थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जो इनका भारत रत्न है अभी तक टोटल कितने लोग हो गए, 3 2 5 2 7 7 लोगों को दे दिया। एक तो
स्टार्ट किया था इन्होंने 2015 से अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय इज रिलेटेड टू दिस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फिर प्रणब मुखर्जी जी को दिया, भूपेंद्र कुमार हजारिका एंड नानाजी देशमुख, सभी कभी ना कभी अपना फेमस रहे हैं, तो ये आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज न्यूज। वी होप दैट वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द एरिया, और यहाँ पे हम अपना समाप्त करते हैं सेशन को। एक बार फिर आपको ये सेशन ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।